हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल जुनून पढ़ाई का में। चलिए, हम लोग एनसीईआरटी हिस्ट्री देख रहे हैं। इस समय हम लोग मिडवल हिस्ट्री देख रहे हैं जो कि क्लास 7 में है, यानी कि जो हमारी क्लास 6 की हिस्ट्री थी वो एंशिएंट थी। क्लास 7 में जो हिस्ट्री है उसमें आपको मध्यकालीन भारत के बारे में बताया गया है। और उसी के क्रम में आज ये हमारा जो चैप्टर 6 है, क्लास 7 का चैप्टर 6, उसका वीडियो है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या कुछ चीजें हैं जो हमें इसमें जानने लायक है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहे हैं, कह रहे हैं कि मध्यकालीन भारत में नगरों का क्या महत्व था। ऑप्शंस हैं आपके पास, केवल धार्मिक गतिविधि, केवल प्रशासनिक केंद्र, तीसरा कह रहे हैं कि व्यापार, शिल्प, प्रशासन और धर्म सभी का केंद्र, और दामे कह रहे हैं कि इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए वाला नहीं होगा, ऑप्शन सी वाला हो जाएगा कि मध्यकालीन भारत में जो नगर थे वो व्यापार, शिल्प, प्रशासन और धर्म सभी का केंद्र हुआ करते थे। ठीक है, तो ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं आपसे, कह रहे हैं कि मध्यकालीन नगरों में कौन कौन सी गतिविधियां हुआ करती थी। ऑप्शंस क्या क्या हैं, याद रखिएगा, चाहे मध्यकालीन नगर हो, नगर मतलब शहर, चाहे वो आज का हो चाहे प्राचीन काल का हो, आप देखेंगे कि नगरों में लगभग ऐसी ही गतिविधियां होती हैं, थोड़ा 19-20 करके, बाकी सेम सिचुएशन ही रहती है। ठीक है, तो आप इसको कंपेयर कर सकते हैं वर्तमान में जो नगर है वहां पे किस प्रकार की गतिविधियां हुआ करती हैं, और उसमें थोड़ा सा इधर उधर करके लगभग उससे मिलता जुलता आपको मिल जाएगा कि मध्यकाल में भी इसी तरह का नगर हुआ रहा करता होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं कि मध्यकालीन नगरों में कौन कौन सी गतिविधियां हुआ करती थी। ऑप्शंस हैं कि केवल व्यापार, जहां भी केवल लगा हो हमेशा सचेत हो जाना है। दूसरा कह रहे हैं केवल शिल्प निर्माण, तीसरा कह रहे हैं व्यापार, शिल्प निर्माण और धार्मिक गतिविधियां। तो मुझे लगता है यही वाला क्वेश्चन जो है थोड़ा सा दूसरे लैंग्वेज में पूछ लिया गया है, तो इसका जो सही आंसर है वो जाएगा सी वाला, यानी ऑप्शन सी जो है वो सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे आपसे तंजौर के बारे में पूछा जा रहा है। तंजौर के बारे में हमने प्रीवियस वीडियोस में भी कई सारी बातें बताई हैं। यहाँ देखिए क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि तंजौर को एक महान नगर क्यों कहा जाता था। ऑप्शंस क्या हैं आपके पास, क्योंकि यह व्यापारिक केंद्र था, दूसरा कह रहे हैं क्योंकि यह धार्मिक केंद्र था, ऑप्शन सी है कि क्योंकि यह एक कला और संस्कृति का केंद्र था, और डी है उपरोक्त सभी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा डी वाला, यानी कि उपरोक्त सभी। ये सारे के सारे पॉइंट्स जो है वो तंजौर को लेकर के सही है। तो जो तंजौर है इसको तंजौर भी कहा जाता है, ये याद रखिएगा कि चोल वंश के जो शासक थे उनकी राजधानी थी। ठीक है, तो चोलों की राजधानी थी तंजौर। और अगर आपसे पूछ लें कि कौन सी नदी के तट पर थी, तो कावेरी नदी के तट पर बसी हुई थी ये। ठीक है, कावेरी नदी के तट पर बसी हुई थी तंजौर। और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि जो राजा चोल थे उनके द्वारा एक मंदिर बनवाया गया था जिसका नाम क्या था, राजराजेश्वर मंदिर। और ये जो राजराजेश्वर मंदिर है ये मतलब भगवान शिव का मंदिर था, जो कि ये इनके कुल देवता थे, ऐसा समझिए। ठीक है, एक और पॉइंट याद रखिएगा कि जो तंजौर नगर है इसका जो वास्तुकार है उनका नाम क्या था, तो उनका नाम था कुंजर मल्लन राजराज पेरुथच्चन। ठीक है, और हमें कहाँ से पता चलता है कि तंजौर का जो है वास्तुकार ये थे, क्योंकि इन्होंने जो मंदिर बनाए हैं उन मंदिर की दीवारों पे इन्होंने बहुत गर्व के साथ अपना नाम अंकित कराया हुआ है, मतलब खुद से ही किया हुआ है। यही कारण है कि हमें पता चल जाता है कि जो तंजौर नगर था, जो कि चोलों की राजधानी हुआ करती थी, वो मतलब कि उसके वास्तुकार कौन थे। तो याद रखिएगा उनका नाम था कुंजर मल्लन राजराज पेरुथच्चन। ठीक है, तो ऑप्शन डी जो है वो इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव ऑन करते हैं। और अगर अभी तक आप लोग वीडियो पे बने हुए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर भी कर दिया करें। ओवरऑल आप देखेंगे कि एनसीईआरटी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो एनसीईआरटी आज नहीं तो कल आपको पढ़नी ही पड़ेगी। अभी पढ़ लीजिए, क्या मतलब है बाद में फिर पछताना होगा। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कि तंजौर नगर निर्माण किसने करवाया था। तो अभी हमने बताया कि जो कुंजर मल्लन राजराज पेरुथच्चन थे इनके द्वारा मतलब कि बनाया गया, या इसके वास्तुकार के रूप में ये जाने जाते हैं। ठीक है, कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 आपसे पूछा जा रहा है कि तंजौर में किस प्रकार के मंदिर बनाए जाते थे। ऑप्शंस क्या हैं, केवल शिव मंदिर, तो केवल अगर लगा है तो हमेशा सचेत हो जाना है।
केवल विष्णु मंदिर या फिर विभिन्न देवी देवताओं के मंदिर, घ है कि कोई भी मंदिर बनाए ही नहीं जाते थे। तो सरासर गलत बात है भाई, वहाँ बहुत मंदिर बनाए जाते थे और विभिन्न देवी देवताओं के मंदिर आपको तंजौर में देखने को मिल जाएंगे। तो ऑप्शन जो सी वाला है यानी कि ग वो ठीक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे पूछा जा रहा है कि लुप्त मोम टेक्निक है या लुप्त मोम तकनीक है, इसका उपयोग किसके निर्माण के लिए किया जाता था। ऑप्शंस क्या है, मिट्टी के बर्तन, कांच की मूर्तियां, पत्थर की मूर्तियां या फिर लकड़ी के खिलौने। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी वाला, यानी कि कांच की मूर्तियां बनाने के लिए लुप्त मोम जो तकनीक है इसका उपयोग किया जाता था। और आपको पता हो कि जो कांसे की मूर्तियां हैं वो जब बनाई जाती थी, पहले ये जान लीजिए कि जो कांसा है वो क्या है। तो कांसा एक मिश्र धातु है जो कि तांबा प्लस रांगा, इसी रांगा को टिन भी कहा जाता है। तो मतलब कि तांबा और रांगा से मिलकर के बनता था। अब हम आपको बताते हैं कि जो लुप्त मोम तकनीक है इसको मतलब इस तकनीक के हिसाब से कैसे मूर्तियां बनाई जाती हैं। तो सबसे पहले मोम की, जैसे आपको भगवान कृष्ण की मूर्ति बनानी है तो आप भगवान कृष्ण की मूर्ति को मोम में बना लीजिए, ठीक है। तो मोम में पहले आप भगवान कृष्ण की मूर्ति बना लीजिए, ठीक है। उसके बाद उसी मोम की जो मूर्ति बनी है उसमें मिट्टी से लिपाई कर दीजिए, ठीक है। मिट्टी से लिपाई करने के बाद आप उसमें क्या काम करेंगे, जब वो सूख उग जाएगा तो जो मतलब कि जो आपने मोम की मूर्ति बनाई थी ऊपर से जो मिट्टी की लिपाई की थी उसमें एक काम करिए कि कहीं से भी होल कर दीजिए, जिससे उसके बाद उसमें आग लगा दीजिए। तो होगा क्या कि जो मोम था वो पिघल करके सब नीचे गिर जाएगा, ठीक है। तो पिघल करके जब मोम नीचे गिर गया तो आप जो है उसमें उस मोम की जगह पर कांसे का जो मतलब कि जो कांसा है उसको आप भर दीजिए, ठीक है। और जब कांसा भी भर जाएगा, ठंडा हो जाएगा, तो वो उसी मूर्ति की आकृति को पकड़ लेगा और फिर बाद में आप जो मिट्टी है उसको छुड़ा दीजिए और उसके बाद आप जब उसको साफ करेंगे अच्छे से तो आपको देखने को मिलेगा कि आपने जिस तरह की मूर्ति बनाई थी वो मूर्ति एज इट इज़ आपको मिल गई है। तो ये लुप्त मोम तकनीक जो है ये मूर्तियां बनाने के लिए उपयोग की जाती थी उस समय में। तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा बी वाला, यानी कि कांसे की मूर्तियां। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ आपसे पूछ रहे हैं कि भारतीय मंदिरों के आसपास नगरों के विकास के मुख्य कारण क्या थे। पहला कह रहे हैं कि राजाओं के आदेश, दूसरा है व्यापारी और साहूकारी, तीसरा है कृषि का विकास, चौथा है युद्ध और विजय। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा बी वाला, यानी कि भारतीय मंदिरों के आसपास जो नगरों का विकास हुआ है उसके पीछे का जो मेन रीजन रहा है वो रहा है व्यापार और साहूकारी। अब देखेंगे जहाँ भी मंदिर होती है वहाँ पे बहुत अच्छे से रोजगार चलता है, लोग मंदिर के आसपास आते जाते रहते हैं, मंदिर में दर्शन करने के लिए जाते हैं, तो वहाँ के जो लोग हैं वो उनको उससे रोजगार मिलता है। तो इसी वजह से आप देखेंगे कि मंदिर के आसपास जो है वो नगरों का विकास तेजी से होता है। आप अयोध्या को ही ले लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ आपसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 8 में कि प्राचीन भारत में छोटे नगरों का उदय किससे हुआ था। और एक बात और, ये क्वेश्चंस आपको कहीं नहीं मिलेंगे, ये सारे के सारे क्वेश्चंस मैंने पूरा का पूरा जो पेज है यानी कि जो बुक है उसका जो चैप्टर है उसको पढ़ करके हर एक चैप्टर मतलब हर एक पेज से मैंने क्वेश्चंस बनाए हुए हैं। तो आपका कोई भी अगर इंपॉर्टेंट पॉइंट है तो वो मिस नहीं होगा एनसीईआरटी में, इस बात का आप भरोसा करके हमारे साथ इसको देख सकते हैं। और आपको ये जो एनसीईआरटी है वो अगर इतिहास से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं किसी भी एग्जाम में तो वहाँ पे आपको ये काम आएगी। तो इस वजह से आप रेगुलर हमारे साथ बने रहिए बिना किसी फालतू की बकवास के, केवल और केवल कंटेंट पे ध्यान देने के लिए। अब बाकी आपकी मर्जी है, आप चाहते हैं कि नहीं हम जाएंगे लाइव क्लास में चैटिंग करेंगे तो वो सब आपका अपना डिसीजन है। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहे हैं कि प्राचीन भारत में छोटे नगरों का उदय किससे हुआ था। ऑप्शंस क्या हैं, बड़े गांवों से, राजाओं के आदेश से, व्यापारियों के समूहों से या धार्मिक स्थलों के आसपास। तो जो सही आंसर है वो ए वाला हो जाएगा कि प्राचीन भारत में जो छोटे नगरों का उदय हुआ था वो बड़े गांवों से हुआ था, ठीक है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहे हैं कि व्यापारी जो है वो संघ क्यों बनाया करते थे। ऑप्शंस क्या है, अपने हितों की रक्षा के लिए, बी है कि एक साथ यात्रा करने के लिए, ऑप्शन सी है घोड़े खरीदने के लिए और चौथा है उपरोक्त सभी।
तो इस टाइप का क्वेश्चन देख के अक्सर मन में आता है कि उपरोक्त सभी मार दो, सही हो जाएगा, पर ऐसा नहीं है भैया, उपरोक्त सभी नहीं होगा। इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए वाला, यानी कि जो व्यापारी थे वो संघ बनाया करते थे अपने हितों की रक्षा के लिए। चलिए कुछ और भी पॉइंट्स देख लेते हैं। जैसे ये जो संघ हुआ करते थे व्यापारियों को, इसके लिए एक शब्द यूज होता था, उसके क्या कहते थे, गिल्ड कहते थे। ठीक है, तो आपसे डायरेक्ट शब्दावली भी पूछी जा सकती है कि गिल्ड क्या है, तो व्यापारियों का जो संघ है उसको गिल्ड कहा जाता था। ठीक है, आगे आप देखिए कि 18वीं शताब्दी और साथ में परवर्ती काल में अनेक ऐसे संघ आपको देखने को मिल जाएंगे, जिसमें मुख्य रूप से जो प्रसिद्ध थे वो कौन थे, एक तो मणिग्राम थे, मणिग्राम, और दूसरे थे नाना देशी। ठीक है, एक तो मणिग्राम और दूसरे नाना देशी जो संघ है ये काफी फेमस थे। और साथ में आप देखेंगे कि ये दूर दूर तक व्यापार भी करने के लिए जाने जाते थे। जैसे इनका जो व्यापार है दक्षिण पूर्व एशिया के साथ, चाइना के साथ, और जो हमारा दक्षिण भारत है उनके साथ होता था। और इनके अलावा आप देखिए कि जो चेट्टियार और मारवाड़ी ओसवाल जैसे समुदाय हैं वो भी आगे चल करके देश के प्रधान व्यापारी समूह में शामिल हो गए। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ए वाला। जो हम एक्सप्लेन करते हैं उस पर भी ध्यान बना के रखा करिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे पूछा जा रहा है कि व्यापारियों को किन किन मुश्किलों का सामना करना पड़ता था। ठीक है, ऑप्शन क्या है, कई राज्यों और जंगलों से होकर गुजरना, दूसरा है कर देना, तीसरा है संघ बनाना, चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आप देखिए ये सारे के सारे जो पॉइंट्स हैं इसमें कह रहे हैं किन किन मुश्किलों का सामना करना पड़ता था। तो चैप्टर में बहुत साफ साफ लिखा हुआ है कि जो व्यापारी होते थे उन्हें कई मुश्किलों का सामना करना पड़ता था, जैसे उन्हें कई राज्यों और जंगलों से होकर के गुजरना पड़ता था। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए वाला इसका ठीक आंसर होगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। और यहाँ कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 11 में कि प्राचीन भारत में व्यापार के लिए कौन से मार्गों का उपयोग किया जाता था। ऑप्शंस क्या हैं, केवल स्थलीय मार्ग, दूसरा है केवल समुद्री मार्ग, तीसरा है स्थलीय और समुद्री मार्ग दोनों, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो सी वाला हो जाएगा, यानी कि प्राचीन काल में या प्राचीन भारत में व्यापार के लिए लोग स्थल मार्ग और समुद्री मार्ग दोनों का ही यूज किया करते थे। तो ऑप्शन सी जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 12। यहाँ आपसे पूछ रहे हैं कि कौन से समुदाय प्राचीन भारत में व्यापार में सक्रिय थे। ऑप्शंस क्या हैं, केवल ब्राह्मण, केवल क्षत्रिय, या विभिन्न समुदाय जैसे वैश्य, शूद्र आदि, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका भी सही आंसर जो है वो सी वाला हो जाएगा, यानी कि विभिन्न समुदाय जिसमें वैश्य, शूद्र आदि शामिल थे, ये लोग प्राचीन भारत में व्यापार में सक्रिय रूप से भागीदारी निभा रहे थे। ठीक है, ऑप्शन जो है सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ आपसे बीदर के बारे में पूछ रहे हैं कि बीदर के शिल्पकार किस चीज के लिए प्रसिद्ध थे। ऑप्शंस क्या हैं, कांच के बर्तन, पीतल के बर्तन, मिट्टी के बर्तन, या फिर सोने और चांदी के बर्तन। तो जो बीदर था, बीदर में जो शिल्पकार थे वो लोग पीतल के बर्तन के लिए जाने जाते थे, यानी कि वो लोग पीतल के बर्तन बहुत बेहतरीन बनाया करते थे। तो जो ऑप्शन बी है वो ठीक हो जाएगा। एक बात और जाने रहिए कि जो बीदर के शिल्पकार थे ना, ये तांबे और चांदी के जड़ाई के लिए भी प्रसिद्ध थे, और इतने ज़्यादा प्रसिद्ध थे कि इस शिल्प का नाम ही रख उठा था बीदरी। ठीक है, क्या रख उठा था, तो बीदरी शिल्प, इस नाम मतलब इस शिल्प का नाम ही रख उठा था बीदरी। क्यों, क्योंकि बीदर के जो शिल्पकार थे वो तांबे और चांदी के जड़ाई के जो काम होते हैं उसके लिए बहुत प्रसिद्ध थे। ठीक है, तो इस पॉइंट को भी याद रखना है। आगे चल के आपको देखने को मिलेगा कि जो मतलब कि वेस्ट बंगाल वाला रीजन है, यानी कि पश्चिम बंगाल, जो कि भागीरथी नदी के तट पर है, तो वहाँ पे एक शहर था मुर्शिदाबाद। ठीक है, तो जो मुर्शिदाबाद है, वेस्ट बंगाल का जो मुर्शिदाबाद था, ये किसके लिए बहुत जाना जाता था, तो ये जो है रेशमी वस्त्रों के लिए उस समय बहुत प्रसिद्ध था। ठीक है, तो रेशमी वस्त्रों के लिए बहुत प्रसिद्ध था मुर्शिदाबाद। कहाँ है, वेस्ट बंगाल में। आगे चल के आप देखेंगे कि जो मुर्शिदाबाद है ये 1704 में बंगाल की राजधानी भी बन जाता है। लेकिन धीरे धीरे आप देखेंगे कि यहाँ का जो व्यापार था, यानी कि रेशमी वस्त्रों का जो वहाँ पे व्यापार हुआ करता था, वो व्यापार जो है वो बर्बाद हो जाता है। क्यों, क्योंकि इंग्लैंड में जो है जब क्रांति हुई
औद्योगिक जब क्रांति हुई इंग्लैंड में, तो उसके बाद वहाँ पे जो मिलों में बने हुए कपड़े थे वो काफ़ी सस्ते रेट पर मिल जाते थे, और वो सस्ते रेट से जो कपड़े आते हैं वो आकर के यहाँ बंगाल की मार्केट में बिकने लगे, जिससे आप देखेंगे कि ये जो रेशमी वस्त्रों का व्यापार था वो फिर ठप हो जाता है, और इंग्लैंड के जो कपड़े हैं उसकी जो श्रम है वो सस्ता पड़ जाता था, चूँकि मशीनों से बनाए जाते थे, और यहाँ पे जो कपड़े बनाए जाते थे वो मतलब हाथों से बनाए जाते थे, तो ये महंगा पड़ता था। तो इस वजह से इनका व्यापार जो है धीरे धीरे एकदम समाप्त हो जाता है, और जो बंगाल है वहाँ पे केवल और केवल आपको विदेशी कपड़े ही देखने को मिलते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो आपसे हम्पी के बारे में पूछा जा रहा है कि जो हम्पी शहर है वो किस साम्राज्य की राजधानी थी। ऑप्शंस क्या हैं? मुगल साम्राज्य बिल्कुल नहीं, विजयनगर साम्राज्य, गुप्त साम्राज्य या मौर्य साम्राज्य। तो आप देखेंगे कि जो कर्नाटक में हम्पी शहर है वो विजयनगर साम्राज्य की राजधानी था। ठीक है, ऑप्शन जो बी है वो सही हो जाएगा। चलिए हम लोग हम्पी के बारे में कुछ देखते हैं। तो जो हम्पी शहर है ये कृष्णा और तुंगभद्रा नदी की घाटी में था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कृष्णा और तुंगभद्रा नदी की घाटी में था। कृष्णा और तुंगभद्रा नदी की घाटी में था ये जो हम्पी शहर है, इसको याद रखिएगा। और दूसरा 1336 में ये जो हम्पी शहर है 1336 में ये विजयनगर का केंद्र बना था। ठीक है, तो विजयनगर का जो केंद्र बना है ये कब बना है? तो 1336 में बना। एक पुर्तगाली यात्री थे जिनका नाम क्या था? तो पुर्तगाली यात्री जिनका नाम था डोमिंगो पेज, इनके द्वारा भी जो है इसका वर्णन किया गया है हम्पी शहर का। और आगे चल के आप देखेंगे कि जो एक पॉइंट और याद रखना है कि जो हम्पी शहर है यहाँ पे एक मंदिर है, किसका मंदिर है? तो विट्ठल मंदिर है, ये भी याद रखिएगा। और जो हम्पी शहर है ये बर्बाद हो जाता है कब? 1565 में। 1565 में एक युद्ध होता है जिसे कहते हैं राक्षसी टंडिका का युद्ध। एक और इसका नाम है जो भी मुझे याद नहीं आ रहा है। राक्षसी तंगड़िका का युद्ध तो है ही, इसको एक और नाम से भी जाना जाता है। 1565 में हुआ था, जिसमें आप देखेंगे कि जो दक्कनी सुल्तान गोलकुंडा, बीजापुर, अहमदनगर, बरार और बीदर के शासक थे, उन्हीं के हाथों जो विजयनगर है इनका पतन होता है, यानी कि वो विजयनगर पराजित होता है और धीरे धीरे फिर उसका पूरी तरह से विनाश ही हो जाता है। तो ये पॉइंट याद रखिएगा। दूसरा वाला जो नाम है 1565 का युद्ध, उसे आप चाहें तो मुझे कॉमेंट कर सकते हैं अगर आपको पता हो, याद हो तो। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट हैं हम्पी शहर के बारे में, इन्हें भी याद रखिएगा। बहुत ही समृद्ध जो है नगर था, लेकिन आप देखेंगे कि अगर बहुत समृद्ध है तो लोगों की आंखों में वो खटकता भी रहता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। यहाँ आपसे कह रहे हैं कि हम्पी के किले की दीवारों के निर्माण में क्या विशेषता थी। पहला ऑप्शन है कि इसमें सोना और चांदी के प्रयोग किए गए थे। दूसरा कह रहे हैं इसमें गारे और चूने का प्रयोग नहीं किया गया था। तीसरा है कि इसमें केवल लकड़ी का प्रयोग किया गया था। और चौथा है कि इसमें ईंटों का प्रयोग नहीं किया गया था। तो जो सही आंसर है वो तो हो जाएगा बी वाला, कि इसमें गारे और चूने का प्रयोग नहीं किया गया था। ये हम्पी के किले की दीवारों का जो निर्माण हुआ था उसकी बहुत ही इंपॉर्टेंट विशेषता है, तो इसको याद रखिएगा। और एक पॉइंट ये भी याद रखिएगा कि मैंने सारे के सारे क्वेश्चन, सारे के सारे एक्सप्लेनेशन सब कुछ एनसीईआरटी की बुक से ही लिया है, इतर आपको कुछ नहीं मिलेगा, तो आप लोग इसको ज़रूर देखें। और इसी के साथ हमने अपने इसी चैनल पे लूसेंट में जो पॉलिटी है उसका एमसीक्यू स्टार्ट किया हुआ है, तो आप लोग उसके साथ भी जुड़ करके उसका भी लाभ ले सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि जो हम्पी है इसके किले बंद होने का क्या कारण था। ऑप्शंस क्या हैं? राजा की सुरक्षा, विदेशी आक्रमणकारियों से रक्षा, या फिर दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जाहिर सी बात है कि समझ आ रहा होगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वाला, सॉरी बी क्यों हो जाएगा, सी वाला हो जाएगा, यानी कि राजा की भी सुरक्षा का खतरा था और विदेशी आक्रमणकारियों से भी रक्षा का जो है चैलेंज था, तो इस वजह से यहाँ पे किलेबंदी कराई गई थी। ठीक, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कह रहे हैं कि हम्पी के बाजारों में कौन कौन आते थे। तो आप देखिए कि भारतीय और विदेशी दोनों प्रकार के व्यापारी यहाँ पे आया करते थे। जो गा वाला है वो ठीक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18। कह रहे हैं कि विजयनगर साम्राज्य के शासकों ने किस नदी पर 1.37 किलोमीटर लंबा बांध बनवाया था। ये क्वेश्चन आपको कहीं भी बुक में देखने को नहीं मिलेगा। एनसीईआरटी में ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो आपको कहीं अदर नहीं देखने को मिलेंगी, तो एनसीईआरटी तो वैसे भी आपको पढ़ना ही पड़ेगा। तो मतलब ऑप्शंस क्या हैं? कावेरी नदी, मालदेवी नदी, कृष्णा नदी या गोदावरी नदी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा बी वाला हो जाएगा, मालदेवी नदी। ठीक है, तो जो विजयनगर साम्राज्य है इनके शासकों ने
माल देवी नदी पर 1.37 किलोमीटर लंबा जो है वो बांध बनवाया था। और आगे ये भी याद रखिएगा कि इसे बोला क्या जाता था, तो अनंत राज सागर जलाशय बोला जाता था। ठीक है, अनंत राज सागर जलाशय बोला जाता था इसको। तो ये पॉइंट भी याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 19। और अगर आप इसकी पीडीएफ चाहते हैं तो प्लीज ज्वाइन माय टेलीग्राम चैनल, वहां पे आपको इसकी पीडीएफ भी मिल जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सूरत के बारे में सत्य है। तो आपको सूरत के बारे में बताना है। ऑप्शंस हैं, सूरत को मुगल काल में हज यात्रियों का प्रमुख प्रस्थान स्थल माना जाता था। दूसरा कह रहे हैं कि सूरत में सभी जाति और धर्म के लोग रहते थे। तीसरा, सूरत में पुर्तगाली, डच और अंग्रेजों के कारखाने थे। और तीसरा लास्ट में है कि उपरोक्त सभी। तो इसको देख के समझ आ रहा होगा कि उपरोक्त सभी जो है वो सही हो जाएगा, यानी कि सूरत जो है इन सारी चीज़ों के लिए जाना जाता था। एक पॉइंट और याद रखिएगा कि जो सूरत है ना, उसे पश्चिम का प्रवेश द्वार कहा जाता है। क्या कहते थे, तो सूरत को पश्चिम का प्रवेश द्वार कहा जाता था। सूरत को पश्चिम का प्रवेश द्वार कहा जाता था। इसी को मक्का का प्रस्थान द्वार भी कहते थे। ठीक है, तो मक्का का प्रस्थान द्वार भी इसी सूरत को कहा जाता था। क्यों कहा जाता था, क्योंकि जो हज यात्री हुआ करते थे वो जहाज से यहीं से रवाना होते थे। ठीक है, कहाँ से, सूरत से। तो सूरत को क्या कहते हैं, ये सूरत के उपनाम है, मक्का का प्रस्थान द्वार या फिर पश्चिम का प्रवेश द्वार। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट बन सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। ये जो क्वेश्चन नंबर 20 है, ये क्वेश्चन यूपीएससी के एग्जाम में पूछा गया था। कब, 2020 में। अगर आपको भरोसा ना हो तो आप जाके देख लीजिए कि इतिहास में ये क्वेश्चन यूपीएससी यानी कि देश के सबसे बड़े एग्जाम यूपीएससी में पूछा गया था। एग्जैक्ट यही पूछा गया था कि हुंडी क्या है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं हुंडी क्या है। और ये सोचिए कि कहाँ से पूछा गया है, तो कक्षा 7 एनसीईआरटी चैप्टर 6 से। तो ये मतलब जो क्वेश्चंस हमने बनाए हैं बहुत सोच समझ के बनाया है। हो सकता है कल को पूछा जाए। अगर इससे जुड़ी हुई जो जानकारियां हैं उसे भी आप सुनते हैं तो जाहिर सी बात है कि आपको इससे लाभ तो होगा ही। तो चलिए, मैंने देखा है कि लोग जो है जो छोटे छोटे चैनल्स हैं उनकी वीडियोस देखना थोड़ा कम पसंद करते हैं, जबकि जो बहुत बड़े बड़े चैनल्स हैं जो बहुत मतलब कि फेमस हो चुके हैं उनकी वीडियोस पे कोई कुछ भी पढ़ा रहा हो सब देखते हैं। मुझे आज तक नहीं समझ में आया कि जिस व्यक्ति की वजह से यानी कि जिन टीचर की वजह से वो चैनल फेमस हुआ है, केवल वही अकेले तो चैनल को मतलब चला नहीं रहे हैं, सारे टीचर्स मिलके चला रहे हैं। तो उसके बावजूद भी लोग उनसे जुड़े हुए जितने भी टीचर्स हैं सबकी वीडियो देखते हैं। जबकि कोई अगर छोटा चैनल है, नया नया खुद से बनाया, तो उसकी वीडियो कोई देखना ही नहीं चाहता है। क्या समझ में नहीं आता। चलिए फिलहाल के लिए हम अपने टॉपिक पे रहते हैं। कह रहे हैं कि हुंडी क्या है। ऑप्शन क्या है, एक प्रकार का बैंक खाता। दूसरा कह रहे हैं एक दस्तावेज जिसमें जमा राशि दर्ज होती है। तीसरा एक प्रकार का ऋण। और चौथा है एक व्यापारिक संगठन। तो इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा, बी वाला, कि एक दस्तावेज जिसमें जमा राशि दर्ज होती थी, इसी को कहा जाता था हुंडी। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 21। कह रहे हैं कि 17वीं शताब्दी में मछलीपट्टनम या इसे मसूलीपट्टनम भी कहते हैं। ठीक है, मसूलीपट्टनम भी इसको कहा जाता है। मेरे ख्याल से ये ऐसी होगा। तो ये किसके लिए महत्वपूर्ण बन गया, आपसे यही पूछा जा रहा है। ऑप्शंस क्या है, पुर्तगालियों के लिए, डचों के लिए, अंग्रेजों और डचों के लिए, या फ्रांसीसियों के लिए। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, तो आप देखिए कि इसका जो सही आंसर है ये होगा पुर्तगालियों के लिए, 17वीं शताब्दी में मसूलीपट्टनम। ऑप्शन जो सी है वो सही हो जाएगा कि अंग्रेजों और डचों दोनों के लिए ही जो मसूलीपट्टनम था वो इम्पोर्टेंट जो है केंद्र बना हुआ था। इसके बारे में कुछ जान लेते हैं मसूलीपट्टनम के बारे में। तो सबसे पहले तो आप ये जानिए कि जो मसूलीपट्टनम है ये बसा हुआ कहाँ है, तो कृष्णा नदी के डेल्टा पर बसा है। ठीक है, तो कृष्णा नदी के डेल्टा पर बसा हुआ है मसूलीपट्टनम। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक, दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, जो मसूलीपट्टनम का किला है, किला ये किसने बनवाया है, तो जो हॉलैंड वासी थे, जिन्हें नीदरलैंड भी कहा जाता है, हॉलैंड वासियों के द्वारा ये बनवाया गया था मसूलीपट्टनम का किला। ठीक है, मसूलीपट्टनम के बारे में एक व्यक्ति हैं जिन्होंने 1620 में वर्णन किया था, और वो व्यक्ति कौन थे, तो ईस्ट इंडिया कंपनी के गुमास्ता थे, जिनका नाम क्या था, जिनका नाम था विलियम मेथवेल्ड। ठीक है, तो इन्होंने बताया कि
जो मतलब कि मछलीपट्टनम है ये गोलकुंडा का प्रमुख पत्तन है, जहाँ पे परम पूज्य ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो अपना एजेंट रखती है। तो भैया उनके लिए वो ईस्ट इंडिया कंपनी परम पूज्य थी। और भी कई सारे पॉइंट्स उन्होंने बताए हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट लगा मुझे वो मैंने बता दिया। बाकी आप जाके PDF में देख लीजिएगा या बुक में देख लीजिएगा कि उन्होंने काफ़ी विस्तार से वर्णन किया है, जिसमें ये पॉइंट इंपॉर्टेंट था कि गोलकुंडा का मुख्य पत्तन कौन था, तो वो था मछलीपट्टनम। ये इस तरह से भी डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है कि गोलकुंडा का प्रमुख पत्तन कौन सा था। तो याद रखिएगा मछलीपट्टनम जो है वो गोलकुंडा का प्रमुख पत्तन था। और ये हमें कहाँ से पता चलता है, तो एक ईस्ट इंडिया कंपनी के गुमास्ता थे जिनका नाम था विलियम मेथवेल्ड। इनके द्वारा 1620 में मछलीपट्टनम का वर्णन किया गया है, वहीं से हमें ये जानकारी मिलती है। ठीक, ऑप्शन सी वाला जो है वो सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 आपसे पूछ रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गुमास्ता का सबसे उपयुक्त अर्थ है। ऑप्शंस क्या हैं, यूरोपीय व्यापारी, भारतीय व्यापारी, या एक व्यापारिक कंपनी का प्रतिनिधि, या व्यापारिक गतिविधि। तो सी वाला इसका सही हो जाएगा कि एक व्यापारिक कंपनी के प्रतिनिधि को कहा जाता था गुमास्ता। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए कि गोलकुंडा को मुगल साम्राज्य में किसने मिलाया। ये क्वेश्चन आपके लिए है होमवर्क, क्योंकि मैंने इसके पहले वाली वीडियो में इसको बताया भी है। गोलकुंडा को किसने मिलाया, बीदर को किसने मिलाया, नहीं, मैंने आपको बताया है कि बीजापुर और गोलकुंडा को किसने मिलाया, अहमदनगर को किसने मिलाया। तो इन तीनों को ही जो है किसके द्वारा मिलाया गया है, ये मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है। तो ये आपके लिए क्वेश्चन है कि गोलकुंडा को मुगल साम्राज्य में किसने मिलाया था। अहमदनगर को शाहजहां ने मिलाया था। आप इसका बताइएगा, ठीक है। और ये भी बताइएगा कि कब मिलाया था, यानी कि आपको ये भी बताना है किस सन में मिलाया है, और ये भी बताना है कि किसके द्वारा मिलाया गया है। फिलहाल के लिए इसमें हम कुछ अन्य पॉइंट्स देख लेते हैं। ये क्वेश्चन आपके लिए है। तो आप देखिए जो गोलकुंडा है ना, गोलकुंडा, इसमें कौन से वंश का शासक था। सबसे पहले तो यही जानिए कि गोलकुंडा में कुतुब शाही वंश का शासन था। ठीक है, तो गोलकुंडा में कौन थे, कुतुब शाही वंश के शासक जो है वो शासन कर रहे थे। ये भी इम्पोर्टेंट है, डायरेक्ट मिलाने को आता है। बीजापुर में कौन थे, और अहमदनगर में कौन थे, गोलकुंडा में कौन थे, बरार में कौन थे, बीदर में कौन थे। तो ये जो दक्कन की सल्तनत है 5, इनके बारे में खूब क्वेश्चन बनता है। इनको मैच द फॉलोइंग में आगे जैसे जैसे आएंगे हम सब डिस्कस करते चलेंगे। आज वाले वीडियो में यानी कि आज वाले चैप्टर में गोलकुंडा की बात की गई है। तो मैंने आपको बताया कि गोलकुंडा में कुतुब शाही वंश का शासन था। ठीक है, आगे पॉइंट देखिए कि जब मुगलों ने गोलकुंडा तक अपनी शक्ति बढ़ाई तो वहां के जो प्रतिनिधि थे उनका नाम क्या था, उनका नाम था मीर जुमला, जो कि खुद भी एक सौदागर थे। इन्होंने डचों और ईस्ट इंडिया कंपनी में अपना जो है ऐसा मतलब फूट डाला कि वो लोग आपस में ही भिड़े पीले पड़े रहे। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। मीर जुमला जो है इनको भी याद रखिएगा कि ये कहाँ से जुड़े थे। तो इनका जो मतलब कि ये कहाँ के थे, या इनका जो लगाव है, लगाव मतलब क्या होगा, मतलब कि ये कहाँ के थे या इनका संबंध, हाँ संबंध ठीक रहेगा कि इनका संबंध कहाँ से था। तो मीर जुमला जो है इनका संबंध गोलकुंडा से था। ठीक है, ये क्वेश्चन भी जहाँ तक मुझे याद आ रहा है कि BPSC TRE 1 में पूछा गया था। BPSC TRE 1 में पूछा गया था ये क्वेश्चन, गोलकुंडा से और मीर जुमला से संबंधित। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 24। यहाँ आपसे पूछ रहे हैं कि यूरोपीय कंपनियों ने भारतीय व्यापारियों को क्या करने के लिए मजबूर किया। ऑप्शंस क्या हैं, अपनी नई कंपनियां बनाने के लिए, सरासर गलत बात है, अपने जहाज बेचने के लिए, ये भी गलत बात है, उनके एजेंट के रूप में काम करने के लिए, या भारत छोड़कर जाने के लिए। तो भारत छोड़ के बेचारे कहाँ जाएंगे। जो इसका सही आंसर है वो सी वाला हो जाएगा कि उनके एजेंट के रूप में काम करने के लिए जो यूरोपीय कंपनी है इन्होंने भारतीय व्यापारियों को मजबूर कर दिया। मैंने अभी बताया ना कि जो वहाँ से ईस्ट इंडिया कंपनी या जो मतलब ब्रिटेन में जब औद्योगिक क्रांति हुई तो वहां से जो कपड़े आ रहे थे वो कपड़े इतने सस्ते हो गए थे भारत की बाजार की अपेक्षा, या भारत में जो मतलब कपड़े बन रहे थे उनकी अपेक्षा की उनकी जो टक्कर है उनसे हो ही नहीं पा रही थी। तो बेचारे क्या करें, बेचारे मतलब मजबूर हुए और ईस्ट इंडिया कंपनी ने उनको अपने एजेंट के रूप में काम करने के लिए फिर मजबूर भी कर दिया। ठीक है, तो ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। आपसे क्वेश्चन नंबर 25 पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प 18वीं शताब्दी में शिल्पकारों की स्थिति को सही ढंग से दर्शाता है। ऑप्शंस क्या क्या हैं, शिल्पकारों को अपनी पसंद से कपड़े बुनने की स्वतंत्रता थी। दूसरा कह रहे हैं शिल्पकारों को यूरोपीय कंपनियों द्वारा निर्धारित डिजाइन के कपड़े बुनने पड़ते थे। तीसरा, शिल्पकारों को अपनी बुनाई के नमूने बेचने की स्वतंत्रता थी।
और शिल्पकारों को पेशगी नहीं लेनी पड़ती थी। तो आप देखिए इसका जो सही आंसर है वो तो हो जाएगा बी वाला, क्योंकि उनके पास किसी भी चीज़ की स्वतंत्रता नहीं बची थी, क्योंकि उन्होंने अपने एजेंट के रूप में उन्हें काम करने के लिए विवश कर दिया था। तो जो सही आंसर है बी हो जाएगा कि शिल्पकारों को यूरोपीय कंपनियों द्वारा निर्धारित जो डिज़ाइन है उन्हीं के कपड़े बुनने पड़ते थे। मतलब जहाँ आप देखेंगे कि ईस्ट इंडिया कंपनी के आने के पहले भारत में जो शिल्पी थे वो उनकी मतलब मार्केट में बड़ी डिमांड थी, लेकिन इन्होंने इतना मतलब बाजार को एकदम ध्वस्त कर दिया कि वो बेचारे बाद में आगे चल कर के आप देखेंगे, यहाँ नहीं इंटर वाली जो हमारी 12th क्लास की एनसीईआरटी उसमें बताया गया है कि वो लोग इनसे तंग आकर के जो अपना अंगूठा है उसको तक काट देते हैं। क्यों? ताकि मुझे फिर ये सारे काम ना करने पड़े। इतने सस्ते दामों में जो वो लोग शिल्पकारी किया करते थे उन्हें उसका उतना भी रेट नहीं मिलता था जितना उनका खर्च आता था। कुल मिलाकर के वो लोग इन्हीं के मतलब कि उस पर काम भी करना है, जो ये लोग कह रहे हैं वही इनको काम भी करना पड़ेगा, साथ में जो ये लोग रेट दे रहे हैं उसी रेट पे बेचना भी पड़ेगा। यानी कि लेन देन की जो स्वतंत्रता है वो समाप्त हो गई ईस्ट इंडिया कंपनी के आने के बाद जो शिल्पकार थे उनकी। तो इस पॉइंट को याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ आप देखिए क्वेश्चन नंबर 26। तो जो हमारी एनसीईआरटी की बुक है उसकी एक खासियत है कि लास्ट में आप देखेंगे अन्यत्र करके जो है एक पॉइंट दिया रहता है, तो वहां से मैंने ये लिया हुआ है क्वेश्चन। यहाँ पे आपको जानने को मिलेगा जो वर्ल्ड हिस्ट्री है उसके बारे में। ठीक है, तो यहाँ आपसे पूछ रहे हैं कि 15वीं शताब्दी में यूरोपीय नाविक मुख्यतः किसकी खोज में निकले थे। ऑप्शंस क्या क्या हैं? नए महाद्वीपों की, नए समुद्री मार्गों की, नए जीव जंतुओं की या फिर नए खनिजों की। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा बी वाला, यानी कि नए समुद्री मार्गों की खोज में 15वीं शताब्दी में जो यूरोपीय नाविक है वो निकले हुए थे। ठीक है, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कि वास्को डी गामा किस देश के नाविक थे। ऑप्शंस क्या हैं? स्पेन, पुर्तगाल, इंग्लैंड या इटली। तो इसका जो सही आंसर है वो बी वाला हो जाएगा कि पुर्तगाल के जो है यात्री थे या पुर्तगाल के नाविक थे वास्को डी गामा। ठीक है, ऑप्शन बी वाला। अगला क्वेश्चन है कि क्रिस्टोफर जो कोलंबस हैं इनके द्वारा किस महाद्वीप की खोज की गई थी। तो इसका जो सही आंसर है वो जाएगा सी वाला, यानी कि अमेरिका महाद्वीप की खोज की गई थी कोलंबस के द्वारा। ये डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, जब मैं क्लास 9th में थी तो उसमें जो है पूछा गया था ये वाला क्वेश्चन हाफ ईयरली एग्जाम में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 कह रहे हैं वास्को डी गामा भारत कब पहुंचा। तो इसका जो सही आंसर है वो जाएगा बी वाला, यानी कि 1498 में। आप देखिए ये क्वेश्चन आजकल खूब बनने लगा है कि दूसरी बार वो कब आए थे, तो 1502 में। ठीक है, एक बार और आए हैं वो आप लोग आगे देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि क्रिस्टोफर कोलंबस किस महाद्वीप पर पहुंचा था। ऑप्शंस क्या हैं? अफ्रीका, एशिया, अमेरिका या ऑस्ट्रेलिया। तो भैया ये अमेरिका पे पहुंचे थे, तभी तो अमेरिका की खोज किए हैं। तो ये पॉइंट्स थे। अब देखिए ये यहाँ पे आपको वास्को डी गामा की जो फोटो है वो भी दिखाई गई है, देख लीजिए यही थे वास्को डी गामा। काश ये ना आए होते भारत में, ना इन्होंने समुद्री रास्ते की खोज की होती, तो भारत इतना जो शोषण सहा है वो भी उसको ना सहना पड़ता। पर अब जो चीज़ें बीत गई हैं उसके बारे में सोच के गम में जाने से कोई फ़ायदा नहीं है। आगे के लिए सचेत रहें, यही समझदारी का काम होता है। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं जो वास्को डी गामा और क्रिस्टोफर कोलंबस हैं इनके बारे में। तो 15वीं शताब्दी में यूरोपीय नाविकों के द्वारा समुद्री मार्ग खोजने में अभूतपूर्व कार्य किए गए। उसमें से अनेक नाविक जो है वो भारतीय उपमहाद्वीप पे पहुंचने का मार्ग और मसाले प्राप्त करने की इच्छा से प्रेरित थे। ठीक है, आगे देखिए कि जो पुर्तगाली नाविक हैं जिनका नाम क्या है वास्को डी गामा, ये अटलांटिक महासागर के साथ यात्रा करते हुए केप ऑफ गुड होप से निकल करके हिंद महासागर को पार करके भारत पहुंचते हैं। ठीक है, कहाँ भारत में भी कहाँ पहुंचे थे, तो गुजरात के जो तट है वहां पे पहुंचे थे। गुजरात में पहुंचे थे, केरल में पहुंचे थे, हम भी पगलाए हैं। केरल में कालीकट में पहुंचे थे यार सॉरी, केरल में कालीकट में पहुंचे थे। ठीक है, तो केरल में कालीकट में पहुंचे थे, मैं कह रही हूँ गुजरात में। ठीक है, याद रखिएगा केरल में कालीकट में पहुंचे हैं। आगे देखिए उसे अपनी यात्रा को पूरा करने में 1 वर्ष से भी अधिक समय लगा है। ठीक है, तो यूरोप से यानी कि पुर्तगाल से भारत आने में इनको 1 वर्ष का समय लगा था। कैसे जी रहे थे। फिर कह रहे हैं 1498 में कालीकट पहुंचा और अगले वर्ष पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन फिर लौट गया। ठीक, आगे इस समुद्री यात्रा के दौरान
उसके 4 में से 2 जहाज तो नष्ट भी हो गए और 170 यात्रियों में से केवल 54 ही जीवित रह गए, यानी कितने लोग इस यात्रा में निपट ही गए। आगे देखिए, इन प्रत्यक्ष खतरों के बावजूद जो मार्ग खोजे या मतलब कि खोले या खोजे गए वे अत्यंत ही लाभकारी सिद्ध हुए। हाँ, उन लोगों के लिए तो बहुत लाभकारी सिद्ध हुए, बाकी हम लोगों के लिए तो वो बहुत ही शोषणकारी सिद्ध हुए। ये अत्यंत लाभकारी सिद्ध हुए और उसके बाद तो अंग्रेज जो है वो हॉलैंड वासी फ्रांसीसी नाविकों ने भी उसका अनुकरण करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, आगे देखिए, भारत पहुंचने के लिए समुद्री मार्गों की खोज का एक अन्य सुपरिणाम निकला और वो क्या था, वो था जिसकी किसी को आशा नहीं थी, और वो क्या है कि एक इटली वासी जिनका नाम था क्रिस्टोफर कोलंबस। ठीक है, इटली वासी जिसका नाम था क्रिस्टोफर कोलंबस, इन्होंने भारत पहुंचने का मार्ग खोजने के लिए अटलांटिक महासागर को पार करके फिर पश्चिम की ओर यात्रा करने का निश्चय किया। ठीक है, तो वो पूर्व की तरफ ना करके कहाँ चले गए, पश्चिम की तरफ चले गए। उसका सोचना था कि चूंकि पृथ्वी गोल है इसलिए वो पश्चिम की ओर से भी भारत तक पहुंच सकता है। अतः वो 1492 में वेस्ट इंडीज के तट पर पहुंच गया और वेस्ट इंडीज का जो नाम है इसी भ्रांति के कारण पड़ा। ठीक है, तो यही भ्रांति उसको लगा कि मतलब भारत ही है, और पश्चिम में उसने फिर उसको देखा तो उसने उसका नाम ही रख दिया वेस्ट इंडीज। ठीक है, तो ये भी एग्जैक्टली ना भारत की ही खोज में निकले थे। आगे देखिए, उसके पीछे स्पेन और पुर्तगाल के नाविक और विजेता भी वहां आते रहे और उन्होंने मध्य और दक्षिणी अमेरिका के बड़े बड़े भागों को अपने कब्जे में कर लिया और अक्सर इन प्रदेशों की पहले वाली जो बस्तियां थी उनको नष्ट कर दिया, यानी कि जो लोग वहां से पहले ही वहां बसे थे उनको सबको नष्ट करके अपनी जो कॉलोनी है उसको बसाना स्टार्ट कर दिया। तो ये पॉइंट्स थे इस वाले वीडियो में। आई होप आपको पूरे के पूरे पॉइंट समझ आए होंगे। अगर आपको पूरे पॉइंट समझ आए हैं तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। चलिए, ये रही आज की अपनी वीडियो और फिर मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। इसके पहले आप लोग अगर चाहें तो हमारी जो लूसेंट वाली सीरीज है उसके साथ जुड़ सकते हैं, आपको उससे काफ़ी लाभ होगा। तो चलिए फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।